Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर न्यूक्लिक एसिड को. न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि न्यूक्लिक एसिड का जो सिलेबस है वो 12th साइंस की बुक के लिए भी है, प्लस आपका नेट जीसेट या फिर आप किसी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है. न्यूक्लिक एसिड का जो सिलेबस है वो हम 12th साइंस के एनसीईआरटी की बुक में से रिफ़र करेंगे. एक्स्ट्रा चीज़ें और पीवाईक्यूएस जो हम डिस्कस करेंगे फॉर नेट जीसेट एंड एमएससी लेवल, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे. तो थियोरी हम शुरू करते हैं अबाउट न्यूक्लिक एसिड. देखिए, सबसे पहले तो ब्लू कलर में जो मैंने चीज़ें हाईलाइट करी है वो न्यूक्लिक एसिड का बेसिक वर्क हमें वहाँ पे रिप्रेजेंट करती है. एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीशीज़ रिजेंबल इट्स एंसेस्टर इन मैनी वेज. ठीक है, देखिए, रिजेंबल्स टू इट्स एंसेस्टर का मतलब क्या हुआ कि हम जो है स्पीशीज़ यानी कि एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो हमारी जो फादर मदर है वो अपने परदादा दादाओं की तरह दिखते थे. हम जो है वो हमारे फादर मदर के टाइप दिखते हैं, तो फेस की सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है. ऐसी ही कई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग जो हमारी, मान लीजिए कि मेरे जो बाल हैं वो बहुत सिल्की, बहुत लंबे हैं, मेरी मदर के बाल भी ऐसे ही है और मेरी नानी के बाल भी ऐसे ही है. तो मेरी जो नानी की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेरी मम्मी में कैरी फॉरवर्ड होगी, मेरी मदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मुझ में कैरी फॉरवर्ड होगी. तो ये जो डिटेल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, तो हम जो स्पीशीज़ है रिजेंबल इट्स एंसेस्टर इन मैनी वेज. हाउ आर दिस कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. यानी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन बीइंग की, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरीके से, क्यों एक स्पीशीज़ में से दूसरी स्पीशीज़ में यानी कि दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होती है. तो किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होती है उसका आंसर हमें न्यूक्लिक एसिड में से मिलेगा. ठीक है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियस ऑफ अ लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स. यानी कि ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसमिट हो रही है एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में. तो उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू न्यूक्लियस का सेल. देखिए, न्यूक्लियस होगा हमारे पास एक लिविंग सेल का. लिविंग सेल, मान लीजिए कि ये एक पूरा आपका लिविंग सेल है और इसके अंदर छोटा सा उसका होगा न्यूक्लियस. ठीक है, अभी इस न्यूक्लियस के अंदर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैरी फॉरवर्ड होती है उसे हम हेरिडिटी का नाम बोलते हैं, उसे हम कॉल आउट करेंगे एज अ हेरिडिटी. और हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, द पार्टिकल इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल. यानी कि इस न्यूक्लियस, ये जो पूरा न्यूक्लियस है उस सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा. इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में दिखाया है. ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स होंगे. अभी ये पार्टिकल्स कौन से होंगे, तो एक तो वो प्रोटीन होंगे प्लस कुछ और बायोमोलिक्यूल्स होंगे और वो कुछ और बायोमोलिक्यूल्स यानी न्यूक्लिक एसिड होंगे. तो पूरा सेल होगा, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटॉन होंगे और कुछ न्यूक्लिक एसिड होंगे जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर हेरिडिटी, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट जनरेशन. समझ आई इतनी चीज़. चलिए, तो प्रोटीन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, अभी हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड को. तो न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप पढ़ेंगे, एक तो डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीएनए, हम सब ने सुना है, और रिबो न्यूक्लिक एसिड विच इज़ आरएनए. ठीक है, अभी जो न्यूक्लिक एसिड है वो बनता किस तरीके से है, तो सबसे पहले तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं वो हम नीचे डिस्कस करेंगे. न्यूक्लियोटाइड्स का जब हम पोलीमराइजेशन करते हैं तब न्यूक्लिक एसिड मिलता है हमें. तो अगर न्यूक्लियोटाइड्स का पोलीमराइजेशन करें तो क्या मिलेगा, पोलीन्यूक्लियोटाइड मिलेगा. तो पोलीन्यूक्लियोटाइड ऑल्सो नोन एज न्यूक्लिक एसिड. तो इस पूरी चीज़ की समरी को मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड बनेगा किस तरीके से, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स का पोलीमराइजेशन करने पे न्यूक्लिक एसिड या फिर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के दो टाइप बनेंगे, एक तो डीएनए बनेगा और एक तो आरएनए बनेगा. इट मीन्स कि डीएनए और आरएनए दोनों का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मिलेगा. पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इट मीन्स हमें न्यूक्लिक एसिड मिलेगा. समझ आए इतनी चीज़. चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट इस चीज़ को इलैबोरेट करते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड.
जैसे कि मैंने बोला कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए और आरएनए इज अ पेंटोज शुगर, यानी कि सबसे पहले तो हमें शुगर मिलेगी। पेंटोज यानी कि 5 मेंबर, पेंटा यानी कि 5, ठीक है, तो 5 मेंबर्ड हमें शुगर मिलेगी। फॉस्फरिक एसिड यानी कि H3PO4 एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कॉल्ड बेसिस। बेस जो होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसके अंदर एमिनो ग्रुप और भी कितने फंक्शनल ग्रुप के तौर पे नाइट्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हो तो हम उसे बेस के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें डीएनए और आरएनए का हाइड्रोलिसिस करने पर 3 चीज़ें मिलती है। एक तो शुगर मिलेगी, फॉस्फरिक एसिड मिलेगा और बेस मिलेगा। बेस कहाँ पे होगा? तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि हेट्रो एटम कंटेनिंग कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो हेट्रो एटम कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड जिसे हम बेस का नाम बोलते हैं, तो हमें बेस मिलेगा। यहाँ पे 2 बेस हमने रिप्रेजेंट करे हैं आपके बुक के अंदर। सबसे पहले तो आरएनए की अंदर कौन सी शुगर होगी? तो बीटा डी रिबोज शुगर होगी। आरएनए का फुल फॉर्म हमने क्या देखा? रिबो न्यूक्लिक एसिड ना, ये यहाँ पे हमने देखा कि आरएनए का फुल फॉर्म होता है रिबो न्यूक्लिक एसिड। तो रिबो न्यूक्लिक एसिड से आप याद रख सकते हो कि बीटा डी रिबोज जो शुगर होगी वो हमें आरएनए में मिलेगी। और डीएनए के अंदर कौन सी शुगर मिलेगी हमें? बीटा D2 डीऑक्सी रिबोज। कौन सी शुगर होगी? बीटा D2 डीऑक्सी रिबोज, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 जो है वो सिग्निफिकेंट हमने क्यों लिखा? क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर डीऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन एटम एब्सेंट होगा, ठीक है। डी यानी कि डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? वाटर मोलिक्यूल का एब्सेंस, ठीक है। जब पानी की कमी होती है तब हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो डीऑक्सी हमने बोल दिया। तो बीटा D2 डीऑक्सी रिबोज शुगर होगी डीएनए के अंदर। आरएनए के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है एज अ OH ग्रुप, ठीक है। तो शुगर के अंदर कौन सी आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होगी? बीटा डी रिबोज। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं डीएनए और आरएनए की अंदर। फॉस्फरिक एसिड हमें पता है H3PO4। अगर हम बेस की बात करें तो डीएनए कंटेन 4 बेसिस। डीएनए का शुगर हमने देख लिया, फॉस्फरिक एसिड, और अभी हम डिस्कस करेंगे बेस को। तो बेस जो है वो 4 बेस होते हैं। एक तो एडेनिन जिसे हम ए नाम बोलेंगे, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो डीएनए के अंदर हमें ये 4 बेस देखने को मिलेंगे। आरएनए के अंदर हम थाइमीन की जगह रिप्लेस कर देंगे यूरासिल को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट में लिख के दिखाया। डीएनए बेसिस में एजीसी कॉमन है, आरएनए बेसिस में भी एजीसी कॉमन है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। डीएनए के अंदर थाइमीन होगा और आरएनए के अंदर यूरासिल होगा, ठीक है। चलिए, अभी ये जो बेसिस है उसके स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर बेस आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहाँ पे मिलेंगे? नेट जीसेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। थोड़ा सा आप देख के इसे प्रैक्टिस करोगे, लिख के करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इजीली आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। ए और जी आप याद रखिए। ए जी के अंदर 2 रिंग्स जो है वो फ्यूज हुई है। एक तो 5 मेंबर रिंग है ये वाली, और ये 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। एडेनिन में भी और ग्वानिन में भी। तो दोनों में 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग क्या करेगी? फ्यूज करेगी। दोनों के अंदर 2-2 नाइट्रोजन एटम है। देखिए 5 मेंबर रिंग में ये एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन। 6 मेंबर्ड में भी ये एक नाइट्रोजन और ये एक नाइट्रोजन। एडेनिन में क्या होगा? एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ए फॉर एडेनिन, ए फॉर एमिनो ग्रुप। इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। तो ये जो 5 मेंबर और 6 मेंबर ड्रिंक है, सबसे पहले आप इसे बना दीजिए। 5 मेंबर ड्रिंक के अंदर 1, 2, 3 पोजीशन पे है, और 6 मेंबर ड्रिंक में भी 1, 2 और 3 पोजीशन पे क्या है? 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा दीजिए। अभी 6 मेंबर ड्रिंक पे हमें क्या लिखना है? यहाँ पे एमिनो ग्रुप लिखना है। किसमें? एडेनिन में, ठीक है। ग्वानिन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एमिनो ग्रुप था उसे हम शिफ्ट कर देंगे नीचे की ओर, और जहाँ पे एमिनो ग्रुप था वहाँ पे हम C डबल बॉन्ड O ग्रुप को लिख देंगे, ठीक है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एडेनिन में एमिनो ग्रुप हम लिखेंगे, ग्वानिन में हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है। अभी आप साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल को देखिए। आपको लिखनी है 6 मेंबर रिंग।
अभी 6 मेंबर रिंग में N और N दो जो नाइट्रोजन एटम है उसके बीच में आपको C डबल बॉन्ड O ग्रुप लिखना है, और ये सारी चीज़ें जो है वो तीनों में कॉमन है। आप यहाँ पे देख सकते हो N C डबल बॉन्ड O NH N C डबल बॉन्ड O N। तो ये जो तीन ग्रुप है, तीन जो पोजीशन है वो तीनों में कॉमन है, ठीक है। अभी साइटोसिन में क्या करेंगे, हम NH2 लिख देंगे। फॉर एग्जांपल एमिनो में जैसे हमने NH2 लिखा था, तो साइटोसिन में हम यहाँ पे NH2 लिख देंगे। थाइमिन में हम लिखेंगे मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे NH2 ग्रुप के जगह हम रिप्लेस कर देंगे C डबल बॉन्ड O ग्रुप को। मिथाइल का था और थाइमीन का था, तो ये हम याद रखेंगे। यूरासिल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से मिथाइल ग्रुप को हम रिमूव कर देंगे। थाइमीन के अंदर जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था उसे हम रिमूव कर देंगे, तो जो आपका बचेगा वो यूरासिल बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप हाइड कर दो तो ये जो पूरा ग्रुप बनेगा वो हमारा यूरासिल बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन तीनों को याद रख सकते हो। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, विजुलाइज करना पड़ेगा। लिख के आप एक दो बार याद करोगे, इस ट्रिक से याद करोगे तो आप इस चीज़ को याद कर पाओगे। इस चीज़ को मैंने इतना एलाबोरेट इसीलिए करा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो इस स्ट्रक्चर बेस्ड आते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ए जो है वो न्यूक्लियोसाइड का है और न्यूक्लियोटाइड का है, ठीक है। जैसे हमने बोला कि न्यूक्लियोटाइड का जब हम पोलीमराइजेशन करेंगे तब हमें न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। तो न्यूक्लियोटाइड दिखता किस तरीके से है, सबसे पहले तो हमारे पास मान लीजिए कि ये जो एक है वो एक शुगर है, ठीक है, पेंटोज शुगर है। हमने देखा कि 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम, जहाँ पे सेकंड के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, यानी कि आरएनए के अंदर जो हमने देखा बीटा डी रिबोस, ठीक है। तो ये जो है वो आरएनए के अंदर प्रेजेंट शुगर जो है वो है। अभी इस शुगर के ऊपर फर्स्ट नंबर पे हमने एक बेस को जोड़ा, ठीक है, जो हम ऊपर बेस जो देख के आए हैं उसको हमने यहाँ पे 1 नंबर पे बेस को जोड़ा। सेकंड पे OH है। फोर्थ नंबर पे जो कार्बन एटम है विच इज़ फिफ्थ कार्बन एटम, उसके ऊपर OH है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि CH2OH ग्रुप है। तो ये हमारी पूरी सिंपल एक शुगर है जिसके साथ बेस जुड़ा हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, ये पूरा मोलिक्यूल एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ फिफ्थ नंबर के कार्बन एटम के ऊपर जो OH था, तो ये वाला हाइड्रोजन OH का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा PO4 माइनस से, PO3 -2 से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे H था, CH2OH, तो यहाँ पे H था, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया ये वाले मोलिक्यूल से, PO3 -2 मोलिक्यूल से, ठीक है। तो जब यहाँ पे फॉस्फरिक एसिड PO3 कहाँ पे आएगा, H3PO4 में आएगा। तो अगर फॉस्फरिक एसिड का जो मोलिक्यूल है वो इंट्रोड्यूस होगा किसी भी शुगर के अंदर फिफ्थ नंबर के कार्बन एटम पे, तो वो बनेगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड का जब हम पोलीमराइजेशन करेंगे तब हमें मिलेगा न्यूक्लिक एसिड। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो 2 मोलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड का अगर हम करवाते हैं फ्यूजन, तो हमें इस तरीके का PO4 माइनस यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे पोलीमराइजेशन इस तरीके का होगा, शुगर है जिसके ऊपर बेस जुड़ा हुआ है और वो शुगर फॉस्फेट यानी कि PO4 -3 यानी कि PO3 -2 जो ग्रुप हमने देखा उसके साथ जुड़ा हुआ है। N नंबर यानी कि N नंबर पे उसका रिपीटेशन होगा, पोलीमराइजेशन होगा, तो हमें मिलेगा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। Information regarding the sequence of nucleotide in the chain of a nucleic acid is called primary structure। अगर न्यूक्लियोटाइड की एक ही चेन आपको देखने को मिलेगी तो वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो हमें डीएनए की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए मान लीजिए कि आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक ही चेन है। देखिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ इस चीज़ को। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की सिर्फ सिंगल इस तरीके की चेन है तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन इसके ऊपर मैं दूसरी एक चेन इस तरीके से लिख दूं तो इसे हम बोलेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर विच इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी इस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, 2 स्ट्रैंड होगी। 2 स्ट्रैंड किसकी होगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की होगी, ठीक है। ये 3 डैश जो है वो एक स्ट्रैंड होगी और ये 5 डैश जो है वो एक स्ट्रैंड होगी, ठीक है। दोनों स्ट्रेन के बीच में जो बेस पेयर है वो आपको देखने को मिलेगी, इसे बोलेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। G और C यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन बेस जो हमने देखा
उनके बीच में ही बॉन्ड बन सकता है। ये जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ए और टी यानी कि एडेनिन और थाइमीन के बीच में ही बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि जी और सी, ए और टी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, ठीक है। तो जी जुड़ेगा सी के साथ, ए जुड़ेगा टी के साथ, और ये जो बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं विच इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों डबल हेलिक्स के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। किसके बीच में? बेस पैर के बीच में। कौन से 2 बेसेस जुड़ेंगे? जी सी जुड़ेंगे और ए टी जुड़ेंगे, ठीक है। और जी सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इतनी चीज़ आपको याद रखनी थी। मूव करेंगे हम आरएनए के ऊपर। देखिए डीएनए के ऊपर हमने देखा कि डीएनए के अंदर 2 हेलिक्स होंगी, यानी कि 2 स्ट्रेन जो होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की वो कंबाइन करेंगी। आरएनए क्या करेगा? तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स इज रिप्रेजेंट विद सम टाइम फोल्ड बैक ऑन इट सेल्फ, यानी कि आरएनए में क्या होगा, ये जो स्ट्रैंड होगी एक सिंगल स्ट्रेन होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो फर्दर बेंड करेगी, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ से वो बेंड हो गई तो किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा? इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इसे हम बोलेंगे क्या? आरएनए, ठीक है। तो आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रेन होगा। आरएनए के 3 टाइप पड़ेंगे, एक तो मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए, रिबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए, एंड ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए, ठीक है। तो जो आरएनए है उसके 3 टाइप्स पड़ेंगे। अभी सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि न्यूक्लिक एसिड के बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है। तो रिजर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि डीएनए के थ्रू ही हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैरी फॉरवर्ड होती है एक जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। तो वो डीएनए करता है। डीएनए मोलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, यानी कि डीएनए मोलिक्यूल जो है वो सेल्फ रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन चीज़ें बताएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे विच इज़ अ बिग थियरी, और वो जो थियरी वो आपको एमएससी बेस में भी काम लगेगी और नेट जीसेट में भी काम लगेगी। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये जो आपका डीएनए है उसके बीच में आपने देखा यहाँ पे एक बेस पेयर होगी, ठीक है। बेस पेयर के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये जो बेस पेयर है वो यहाँ से टूट जाएगी, तो ये जो दोनों स्ट्रैंड होगी वो क्या करेगी? अलग हो जाएगी, यानी कि छूट जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अभी ये जो दोनों छूट गई है ना, दोनों जो एंड है वो मतलब कि फ्री हो गए, तो ये दोनों एंड क्या करेंगे? दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के साथ क्या करेगा? कंबाइन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब रेप्लिकेशन यानी कि क्या? सेम एज रेप्लिकेशन यानी कि सेम स्ट्रैंड बनना। तो यहाँ से एक डीएनए में से आपको 2 अलग डीएनए मिलेंगे। तो जो रेप्लिकेशन है उसकी पूरी थियोरी जो है वो बहुत ही एक विजुअलाइज फॉर्म में वो मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन मैंने सिर्फ ये विजुअल रिप्रेजेंट आपको दिखाया। तो जो डीएनए मोलिक्यूल है वो कैपेबल है सेल्फ रेप्लिकेशन। तो डीएनए मोलिक्यूल वो खुद रेप्लिकेशन करता है, अपने जैसे दूसरे डीएनए मोलिक्यूल वो खुद जनरेट करता है। तो वो हम देखेंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड आर ट्रांसफर टू डॉटर सेल। प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी करेगा कौन? न्यूक्लिक एसिड। अभी मुझे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन दिखाना था एम आर एन ए, आर आर एन ए और टी आर एन ए के रिगार्डिंग में, क्योंकि यहाँ पे जो आर एन ए के पोर्शन में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम दी गई है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं होगी नेट जीसेट और पीएचडी लेवल के लिए। अगर आप 12th साइंस के लिए पढ़ रहे हो तो आप यहाँ से इतनी चीज़ याद रख सकते हो कि 3 टाइप पढ़ेंगे, लेकिन वो 3 टाइप को हम इलाबरेट करके किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने कौन सी चीज़ें कंप्लीट करी है, तो हमने एंजाइम कंप्लीट करा है, विटामिन कंप्लीट करा है, ठीक है। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो हम अभी देख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12th साइंस में भी न्यूक्लिक एसिड है, सीएसआई या नेट जीसेट एमएससी लेवल पे भी न्यूक्लिक एसिड है। तो इतनी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए आरआरएनए यानी कि सबसे पहले तो रिबोसोमल आरएनए इसका फुल फॉर्म होगा, एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। परसेंटेज देख लेते हैं तो आरआरएनए यानी कि रिबोसोमल आरएनए 80% ऑफ टोटल आरएनए होगा। आरएनए के अंदर 80% आरआरएनए होगा, 3 to 5% एमआरएनए होगा और 10 to 15% ट्रांसफर आरएनए होगा। तो ये आपको परसेंटेज कभी कभार नेट के अंदर ऐसे जो है वो पूछ लिया जाते हैं।
rRNA यानी कि रिबोसोमल आरएनए के बारे में हम देखेंगे कि कंस्टिट्यूट ऑफ रिबोसोम्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड में जो हम रिबोसोम्स को पढ़ेंगे तो वो न्यूक्लिक एसिड में रिबोसोम का कंस्टिट्यूशन कौन करेगा, तो वो rRNA करेगा, ठीक है। mRNA मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। डीएनए जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन रखता है और उस इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करेगा mRNA। द फॉर्म ऑफ कोडोन्स, मान लीजिए कि हमारे पास ये डीएनए है, उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन एज कोडॉन्स क्या करेगा, mRNA ट्रांसफ़र करेगा। क्यों करेगा, फॉर प्रोटॉन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास है डीएनए। डीएनए के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कोडॉन के तौर पे mRNA ट्रांसफ़र करेगा फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। Three consecutive nucleotides in mRNA constitute a codon which codes for a particular amino acid. प्रोटीन कहाँ से बनेंगे, एमिनो एसिड में से बनेंगे। तो 3 ऐसे कंजिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं mRNA के अंदर जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, हेल्प करते हैं पर्टिकुलर एमिनो एसिड को सिंथेसाइज करने में, ठीक है। tRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, ब्रिंग्स एमिनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्मा फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में ही काम करेंगे, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्मा, यानी कि साइटोप्लाज्मा में से जो एमिनो एसिड लाने का काम, ये हमारा साइटोप्लाज्मा है, उसमें से हमें एमिनो एसिड मिलेगा, तो वो कौन लेके आएगा, ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि डीएनए में से इंफॉर्मेशन कैरी करके, कोडोन के फॉर्म में कैरी करके जो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करने का काम करेगा वो mRNA करेगा। साइटोप्लाज्मा में से एमिनो एसिड कैरी करके प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करेगा, तो tRNA करेगा। तो एमसीक्यू इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि कोडॉन्स जो है वो डीएनए में से लाने का काम कौन करेगा, तो mRNA करेगा, और साइटोप्लाज्मा में से एमिनो एसिड लाके प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करेगा, तो tRNA करेगा। ये दोनों में आपको डिफरेंस इस तरीके से याद रखना है। यहाँ पे अगर आप देखो तो मैसेंजर आरएनए जो है वो क्या करेगा, फंक्शन कहाँ पे करेगा, न्यूक्लियस के अंदर करेगा। माइग्रेट टू रिबोसोम इन साइटोप्लाज्मा, जैसे हमने बोला कि मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, रिबोसोम का माइग्रेशन ऑफ रिबोसोम इन साइटोप्लाज्मा, यानी कि साइटोप्लाज्मा में रिबोसोम्स को वहाँ तक वो लेके जाएगा, मैसेंजर के तौर पे वो काम करेगा। कैरीज डीएनए सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन इन रिबोसोम, वो क्या करेगा, डीएनए में से इन्फॉर्मेशन जो है वो कोडॉन के तौर पे क्या करेगा, रिबोसोम में डालेगा, और रिबोसोम कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्मा में होगा। साइटोप्लाज्मा में से इन्फॉर्मेशन निकाल के न्यूक्लिक एसिड को बना के प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करेगा, तो ट्रांसफर आरएनए करेगा, ठीक है, जो साइटोप्लाज्मा में से इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड्स लिंकेज बिटवीन mRNA एंड एमिनो एसिड, ट्रांसफर एमिनो एसिड टू रिबोसोम्स। rRNA यानी कि रिबोसोमल कहाँ पे काम करेगा, तो साइटोप्लाज्मा में करेगा। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ रिबोसोम, यानी कि रिबोसोम के जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, तो rRNA से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 80% ऑफ द आरएनए क्या है, rRNA है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी थी। तो इतनी कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन था जो आपको नेट जीसेट में काम लगेगा, इसके लिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी अबाउट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है वो कहाँ पे होगा, प्रोटीन के साथ होगा, सेल ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, हमारे लिविंग सेल जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन होंगे प्लस न्यूक्लिक एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए और आरएनए को कंटेन करता है। डीएनए की वजह से हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ये हमारा एक दूसरा जो बायोमोलिक्यूल्स था वो हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन को, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो एमएससी लेवल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके जो एमसीक्यू होंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे विथ डीएनए रेप्लिकेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।